हेलो एवरीवन। मैं कीर्ति भारद्वाज आज एक बार फिर आपका आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आईपीसी की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसको हम विद इन 1.5 ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ आपको प्री के पर्सपेक्टिव से होगी जिसमें आप आईपीसी के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि कौन कौन सा प्रोविज़न हमारा इम्पॉर्टेंट होगा, कैसे होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद द आईपीसी। आईपीसी 1860 का एक्ट है। ये बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड है, जनरल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक ऑफेंस। ये किसने बनाया था? ये सब चीज़ें आपको जो बेसिक आज मैं इंट्रो दूंगी वो आपको कहीं किसी बैर एक्ट में नहीं मिलने वाला। तो इसके जो बेसिक्स हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा कि बेसिकली आईपीसी होता क्या है, कहाँ से बना था, क्या इसका सिनेरियो है। आईपीसी 1860 का एक्ट है। ये बेसिकली ऑफेंसेस से डील करता है। ये लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जनवरी 1862। ये प्री में क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, तो इसको प्री लिख लीजिएगा इसके आगे। अब बात करते हैं ये कैसा लॉ है। ये पब्लिक लॉ है। क्यों? ऑफेंसेस को स्टेट के अगेंस्ट कंसिडर किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट। जब भी हम कोई क्रिमिनल केस फाइल करते हैं हम देखते हैं कि स्टेट वर्सेस XYZ लिखा होता है, ना कि विक्टिम का नाम, बिकॉज क्राइम इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द स्टेट नॉट एन इंडिविजुअल। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक राइट इन रेम है। डेट ऑफ असेंट कब है आईपीसी की? 6 अक्टूबर 1860 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1862। इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों मैच करती हुई हैं, थोड़ी आसपास की डेट्स हैं, तो इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। डेट ऑफ असेंट 6 अक्टूबर 1860, 1 जनवरी 1862 हमारी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। टोटल चैप्टर्स इसमें कितने हैं? टोटल चैप्टर्स 23, टोटल सेक्शंस 511। आईपीसी जो हमारा वो इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दोनों ऑफेंसेस को डील करता है। ये नहीं है कि आपका इंडियन पेनल कोड है, आप अमेरिका में हैं, वहाँ क्राइम करके आ जाइए, आप इंडिया में आ गए तो बच गए। नहीं, ये उन ऑफेंसेस से भी डील करता है, प्लस जो विद इन इंडिया कमिट हुए हैं उनसे भी डील करता है। जो हमारा सेक्शन 5 है वो एक मैगजीम से डील करता है। वो मैगजीम है जर्नेलिया स्पेशियलिबस नॉन डेरिगेंट, विच मीन्स जर्नल स्टैट्यूट मस्ट yield टू दोज ऑफ द स्पेशल वन। ये एक तरह का एक्सेप्शन है कि जर्नल लॉ जो है ना yield करेगा स्पेशल्स वन के। अब हम बात करते हैं बेसिक आईपीसी है क्या। ये मैंने नोट्स जो बना रखे हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेंगे, तो आप साथ साथ अपने भी प्रिपेयर करते रहें, इनकी हेल्प लें, बुक्स की हेल्प लें, पर इससे आप बना लें ताकि एग्ज़ाम आए जब आपको एक पैनिक मोड में ना जाएं आप, और आप पढ़ते रहें साथ साथ और प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं आईपीसी क्या है। बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट इन रैम। मैंने जैसे बताया था कि ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ना कि इंडिविजुअल के। बिकॉज तो ऐसा कोई भी ऑफेंस या कोई भी एक्ट या ओमिशन जो पनिशेबल है उससे हमें आईपीसी बचाता है। इसका सेकंड पॉइंट है द आईपीसी फाइंड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसिलिटी फ्रॉम आर्टिकल 13 क्लॉज 1। दिस आर्टिकल हैज़ टू बी read along with आर्टिकल 372। कभी सोचा है कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी का क्या लिंक है? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13(1) वो क्या कहता है, वो मैंने लिखा है। एज पर दिस all laws enforced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, if they are inconsistent with its provision, then same shall be declared void। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बना और आईपीसी 1860 की है? कभी सोचा है क्यों आज तक आईपीसी 1860 की ही एग्जिस्ट कर रही है? जस्ट एक बारी सोच के देखिए, क्यों ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को से इनकंसिस्टेंट नहीं है। दैट्स वाई ये आज भी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 372 की। आर्टिकल 372 declares that all pre-existing laws will continue unless repeal or alter।
आर्टिकल 372 क्या कहता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, वो एग्जिस्ट में करेंगे तब तक जब तक उनको रिपील या अल्टर ना किया जाए। क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग लॉ है 1860 का है आईपीसी, जब तक उसको रिपील नहीं किया गया तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो कभी भी अगर मेंस में पूछ लेता है तो आईपीसी क्यों सरवाइव कर रहा है, तो ये हम दोनों आर्टिकल्स का कॉन्स्टिट्यूशन के इनका रेफरेंस देते हुए लिखेंगे कि ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस से इनकंसिस्टेंट है और ना अभी तक रिपील हुआ है, तो इसीलिए ये आज भी सरवाइव कर रहा है। अब बात करते हैं अंडर आईपीसी 1860 वर्ड ऑफेंस इज यूज्ड एंड नॉट द क्राइम, बिकॉज किस लिए ऑफेंस यूज किया है गया है और क्राइम नहीं किया गया, कभी सोचा है? हम जब भी कहीं पढ़ते हैं आईपीसी में हम पढ़ेंगे थेफ्ट एज ऑफेंस, रेप ऑफेंस, मर्डर एज ऑफेंस, कभी क्राइम क्यों नहीं किया? क्यों? इसके रीजंस अभी हम डिस्कस करते हैं। क्राइम इज रिलेटिवली कंपैरेटिव टर्म विच मीन्स व्हाट इज रॉन्ग एट वन प्लेस मे नॉट बी सो एट अनदर प्लेस। क्योंकि क्राइम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्राइम है वो दूसरी जगह पर भी क्राइम हो। ऑफेंस जो है वो हर जगह इक्वली ऑफेंस ही रहेगा। जो क्राइम है वो टेम्पोरल है। इट इज़ अ टेम्पोरल ऑल्सो विच मीन्स वट एवर इज रॉन्ग टूडे मे नॉट बी wrong tomorrow। एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, डॉरी, सती एक्सेट्रा। जो अनटचेबिलिटी एक्ट था, डॉरी था, उसको क्राइम क्यों बोला जाता था? क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे ऑफेंस नहीं थे, वो आज ऑफेंस है। और पहले ये ऑफेंस नहीं हो, जो आज ऑफेंस है वो हो सकता है कि फ्यूचर में ऑफेंस ना हो, इसीलिए उन जो ऑफेंस है वो हमारा आईपीसी में यूज़ किया गया है, ना कि क्राइम वर्ड यूज़ किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रोविजंस की। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीआरपीसी और सीपीसी जो है हमारा वो प्रोसीजरल है। सब्सटेंटिव क्यों है? क्योंकि ये हमें पनिशमेंट बताता है कि किस ऑफेंस में आपको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है। और प्रोसीजर इसको का हमें कहाँ प्रोवाइडेड है? सीआरपीसी में, जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल डील करता है कि कैसे कैसे हम क्या रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। मंजिल तक पहुंचाता कौन है? सीआरपीसी। और मंजिल बताता कौन है? आईपीसी। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जर्नल कोड फॉर इंडिया इट इज़ इनैक्टेड एज फॉलोज। इसका मतलब ये है कि जर्नल पैनल कोड जो हर पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो, वो बात करता है ये आईपीसी। टाइटल एंड extent of the operation of code. This act shall be called for the IPC and shall extended to the whole of India except the state of J&K। अब आर्टिकल 370 के वर्च्यू से जो है जम्मू और कश्मीर भी इंक्लूडेड हो गया है इसमें, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा एक्ट जो है पुराना है, तो इसलिए आप अपने में अमेंड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि विद इन इंडिया ऑफेंसेस की भी बात करता है। इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof which he shall be guilty within the India। अगर आप कहीं भी हैं, ठीक है, और आपने कोई क्राइम कर लिया है, तो ये अगर आप उस एक्ट और ओमिशन जो है वो कॉन्ट्रेरी है आईपीसी के अकॉर्डिंग या किसी भी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, तो आप उतना ही इक्वली गिल्टी हैं कि जैसे कि आप इंडिया में हैं। इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस लॉ काफ़ी बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको अपने बैरेक्स पे साथ साथ लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट विच बाय द लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, आप मर्डर करके आ गए अमेरिका में, इट डजेंट मीन्स कि आपकी यहाँ प्रोटेक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रोविज़न क्या दे रखा है। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ एनी एक्ट committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अब
अमेरिका में भी मर्डर ऑफेंस है, इंडिया में भी ऑफेंस है। ठीक है, आपने मर्डर कर दिया वहाँ पे और आप इंडिया में भाग आए, क्यों? कि भैया मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है आपको। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में भी ऑफेंस है। अगर दोनों कंट्रीज़ में सेम उस एक्ट और ओमिशन को ऑफेंस कंसिडर किया जाता है तो आपको इंडिया में भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी, आपको उसके लिए इंडिया में भी ट्रायल चलाया जाएगा आपके ऊपर, और अमेरिका में भी उतना ही आपको उसके लिए लायबल किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। The provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond the India। अगर कोई सिटीज़न है और वो इंडिया में नहीं है, बियॉन्ड इंडिया है, तो उसके ऊपर भी इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट कहीं भी है पूरे दुनिया में, ठीक है, और वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो हर बंदा जो उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसके ज़रिए ट्रैवल कर रहा है, वो इंडिया में उसके अगेंस्ट उस एक्ट और ओमिशन के लिए उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। थर्ड बात कर रहा है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड द इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अमेरिका में बंदा बैठा है और वो इंडियन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऊपर उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो भी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उस बंदे को पकड़ के उसके ऊपर ट्रायल चला सकती है। ये इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी हैं, आप बचने वाले नहीं हैं। आपको रहना तो कानून की नज़रों से कहीं नहीं बच पाएंगे आप। जो हमारा सेक्शन 2, 3 और 4 है, उससे प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेक्शन 1 से तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके पुट ऑन किया जाएगा। अब जो हम सेक्शन 4 में लिमिट्स की बात कर रहे हैं, वो लिमिट जो है बेसलाइन जो है वो है 12 नॉटिकल माइल्स। हाई सीज और है इंटरनेशनल की जो है वो बेसिकली 12 नॉटिकल माइल्स है। अभी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें हम आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 6 से लेके फर्दर आगे तक। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई विल मेक श्योर दैट कि इस आईपीसी को आपकी विद इन 1.5 मंथ्स फ्रॉम द प्री पर्सपेक्टिव हम इसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करा लें। इसकी वीडियोस डेली आपके चैनल पर आती रहेगी, पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।